ओके सर। आइए, ऐसा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है आज का, पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी। जो सिलेबस में वर्ड है वो लिखा हुआ है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ साइंस टू स्टडी कि हाउ द वेरियस रिसोर्सेज रिएक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड इकोनॉमी इज अ स्टेट ऑफ दैट सिचुएशन। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि भाई डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ये सब चीजें स्टडी करती है। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी अलग चीज है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ पर्टिकुलर स्टेट कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, यहाँ की इकोनॉमी में क्या रिएक्शन हो रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज का। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, वो एक स्टडी है, और इकोनॉमी इज अ स्टेट ऑफ दोज सिचुएशंस। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ सच सिचुएशंस व्हिच अफेक्ट रिसोर्सेज टू ए पर्टिकुलर अनदर रिएक्शन। ठीक है ना? और इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इकोनॉमी इज अ स्टेट ऑफ सच रिएक्शन। अब ये जो इकोनॉमी है, क्या होता है कि अब एग्जामिनर को भी पता है। एग्जामिनर क्या करते हैं कि उनको पता है भाई ये जीडीपी, एनएनपी, ये सब रट के जाएंगे लोग। तो इनसे पूछ लो भैया गिग इकोनॉमी क्या है ये बताओ, ग्रीन इकोनॉमी क्या है ये बताओ, न्यू इकोनॉमी क्या है ये बताओ, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है ये बताओ। बंदा कहेगा यार ये तो चीजें सुनी ही नहीं कभी, ये क्या होती है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है? इनफॉर्मल इकोनॉमी वही है कि जैसे हम लोग, आप समझिए कि नंबर 2 की इकोनॉमी जो है, ये है इनफॉर्मल इकोनॉमी, कि जो किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन में नहीं आती, जिसको ब्लैक मार्केट भी आप कह सकते हो। जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो सिस्टम में एंटर नहीं करती, लेकिन उसका इफेक्ट तो है ना। हमारी जो इकोनॉमी है, उस जिसको पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो उसका इफेक्ट तो है ना हमारी जो भी इकोनॉमी है उस पर। अब ये गिग इकोनॉमी क्या है? ये गिग इकोनॉमी ये है कि जैसे ये ऑनलाइन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो इसको गिग इकोनॉमी का नाम दिया उन्होंने। और ये ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी जो जो जैसे कार्बन क्रेडिट्स है, तो कार्बन क्रेडिट्स का जो एक्यूमुलेशन करते हैं, या तो इसको कहते हैं हम ग्रीन इकोनॉमी। और न्यू इकोनॉमी क्या है? न्यू इकोनॉमी ये है कि ये जो भी नई नई कॉन्सेप्ट्स आ रही हैं, उनका जो एक्यूमुलेशन है, ये न्यू इकोनॉमी। तो इस तरह से हमें क्या है कि कुछ नई नई चीजें पढ़ते रहना चाहिए, नया नया कुछ देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो रूटीन चीजें है ना, एग्जामिनर को भी अब उसने क्या है, 1 या 2 नंबर का सवाल पूछना है। अब वो 1 या 2 नंबर में आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहेगा कि जो सबको ना आता हो, है क्या नहीं? अब वो जीडीपी का फार्मूला तो सबने ही रट रखा होगा, तो वो सोचेगा यार इनसे कुछ नई चीजें पूछते हैं, या ये पूछ लेगा भाई इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है? अब ये फिर आगे देखते हैं कि स्टडी लेकिन इकोनॉमिक्स से ही शुरू होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझ में आएगी तभी इकोनॉमी समझ में आती है। इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिक्स जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं, ठीक है ना? जैसे अल्फ्रेड मार्शल, अपना ये एडम स्मिथ, बहुत सारे हैं। तो ये सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। अब जैसे ये जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने डिस्कस किया बेसिकली, इन्होंने जो स्कार्सिटी के एस्पेक्ट को डिस्कस किया कि भाई कि अगर स्कार्सिटी हो, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी स्कार्स है, तो जब इन हाउ द वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिएक्ट टू स्कार्स रिसोर्सेज, सर स्लाइड दिख नहीं रही सर। बात की। जैसे ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई एक तो गुड्स जो है वो स्कार्स है, ठीक है। अब एक डायमंड है, मान लीजिए डायमंड इज अ स्कार्स कमोडिटी, ठीक है। और जैसे वाटर है, वाटर इज अबंडेंट। लेकिन क्या है कि जो जैसे डायमंड है, अब डायमंड का क्या होता है कि क्योंकि स्कार्स कमोडिटी है तो उसका प्राइस बहुत हाई है, ठीक है। वाटर हालांकि बड़ा यूजफुल है, लेकिन उसका प्राइस इतना नहीं है। एंड सोसाइटी मस्ट यूज द रिसोर्सेज प्रूडेंटली। और सोसाइटी को ये बेसिक 2 आइडिया थे इनके, एडम स्मिथ के। सर सॉरी सर, स्लाइड दिख नहीं रही है सर। हाँ जी, स्लाइड नहीं दिख रही? स्लाइड नहीं दिख रही सर। दिख रही है सर, दिख रही है। नहीं सर की फोटो आ रही है, स्लाइड तो बिल्कुल कोने में आ रही ना। कोने में आ रही है सर, है? आ रही है। अब ठीक है सर, ठीक है सर, आ रही है। ऐसा है, आ रही है।
मैं इसको ना वो कर देता हूँ, कहाँ गया, अच्छा, ये एक्चुअली वर्ड फाइल है ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अरे नहीं सर, दिख रही है सर, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि ये जो मैंने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, कि जो इकोनॉमी है वो डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स डिफरेंट है। कुछ नई टर्म्स आई हैं जैसे गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। ग्रीन इकोनॉमी मतलब कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड। न्यू इकोनॉमी जो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू एस्पेक्ट्स है। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब जो पैरेलल इकोनॉमी, ठीक है। अब ये वेरियस, लेकिन हम इकोनॉमी को समझें इससे पहले हमें इकोनॉमिक्स को समझना है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली a science which studies the how various variables react to various situations। जैसे एडम स्मिथ थे। अब एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि भाई कमोडिटीज आर स्कार्स, ठीक है, और सोसाइटी मस्ट यूज द रिसोर्सेज प्रूडेंटली, ठीक है। अब क्या होता है, रिसोर्सेज जैसे दिन ब दिन कम हो रही है, ठीक है ना भाई, जो हमारे पास आज है वो जरूरी नहीं है कि कल हो। तो इसको कहते हैं कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले इन अ सर्टेन रीजन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई ये जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, या एक पर्टिकुलर टाइप की इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या होता है, मान लीजिए कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें फिर हमें वेरियस वेरिएबल्स को भी स्टडी करना है कि जो वेरियस वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये भी होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहां की इकोनॉमी डिफरेंटली रिएक्ट कर सकती हैं सेम सिचुएशन में भी, ठीक है। तो बेसिक अपने को आइडिया होना चाहिए कि है क्या। ये मैंने सारा इसमें आइडिया दिया है और सारा आपके साथ शेयर भी कर दिया है, ठीक है जी। इसके बाद में आती है कि एक तो दो मेजर टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे लेवल पर ये स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रमोद अग्रवाल जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये करती है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करती है। भाई एक कंपनी कैसे रिएक्ट करेगी, एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ऑन अ लार्जर स्केल, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है तो हमें एफिशिएंटली यूज करना है अपनी प्रोडक्शन को, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, एक तो स्टेट का भी रोल आ जाता है कि भाई स्टेट ने क्या करना है इसमें। स्टेट में ये है कि जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो फ्री छोड़ देते हैं कि भैया अपने हिसाब से करो आप, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ये हो गई जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की को फोकस करती है कि वो कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मैक्रो क्या करती है? ओवरऑल लेवल पे डिस्कस करती है। और स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे मॉनिटरिस्ट स्कूल है, कीनियन स्कूल है, इसको जरा आपने देख लेना है बस थोड़ा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है जी। और इकोनॉमिक्स में क्या है कि ना, ये हालांकि ह्यूमन बींग्स के एक्शन को देखती है, लेकिन ये क्या करती है, रैशनल बिहेवियर पर चलती है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि सबका बिहेवियर रैशनली हो, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या आता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ये आता है कि ये कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देते हैं इन ए स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपका जो शेयर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है ना, वो बढ़ रहा है घट रहा है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है घट रही है, फॉरेक्स मार्केट कैसे आपको रिएक्ट कर रही है। तो ये सारे चीजें जो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर है, ये बता देता है कि भाई इंडिकेटर हमें क्या बताता है। आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो, अगले वाले ने इंडिकेटर दिया, तो उससे आपको ये पता चलेगा ये इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, सीधा जाएगा। तो अब ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, ताकि अगर उसकी डायरेक्शन गलत है तो उसको कंट्रोल भी कर सके। फिर कुछ जो एक मेजर इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, वो जीडीपी यूज करते हैं, रिटेल जो सेल्स है उसको यूज करते हैं, भाई रिटेल सेल्स कैसी हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा क्या है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या है, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। तो इन सब चीजों से हम क्या करते हैं कि ये कुछ मेजर इंडिकेटर्स है जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है।
फिर कुछ डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, ये सब हमें मालूम ही है, ठीक है ना। फिर कैपिटलिज्म का अल्टरनेटिव आ गया सोशलिज्म, एक कम्युनिज्म आ गया, ठीक है। अब एक जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है कि ये जो सोसाइटीज हैं या गवर्नमेंट है, ये ऑर्गेनाइज या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। जो ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल में तो ये था कि भाई बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड था, जो हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था। भाई गांव में जो है अपने हिसाब से उन्होंने बना लिया, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया जो भी करना था। तो अब इसमें ये है कि भाई वो कोई ज्यादा एफिशिएंसी के ऊपर जोर नहीं देते थे, वो सेल्फ सफिशिएंसी पर जोर देते थे, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, ठीक है ना। आउटपुट भी कम होती थी, ठीक है, लेकिन वेस्टेज भी कम होती थी। अब ये उसके बाद आ गया कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जैसे चाइना, तो जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, डोमिनेंट है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जो मेजर पोर्शन है, जो बाकी छोटा मोटा चीजें हैं वो लोगों के लिए छोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। फिर एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट मतलब वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है ना, तो मेजरली फ्री मार्केट्स होती हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में सब चीजें कंबाइंड है, कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल है, कुछ फ्री मार्केट है। ठीक है जी। अब ये जो मैं बता रहा था आपको ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, लो कार्बन, ठीक है, जो आजकल ये कार्बन क्रेडिट्स की सेल हो रही है। अब गिग इकोनॉमी क्या है, जिसमें शॉर्ट टर्म जॉब्स आर असाइंड और चोजन वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमी क्या है, ये होल इमर्जिंग इकोसिस्टम वेयर न्यू स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी वो पैरेलल इकोनॉमी जो मार्केट में चलती है, ठीक है ना, लेकिन अब ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, हालांकि ये इफेक्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, अंडर द टेबल, ब्लैक मार्केट भी कहते हैं। फिर उसके अलावा ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। इसमें क्या होता है कि भाई आपको जैसे एक पर्टिकुलर स्केल ऑफ ऑपरेशन पे अगर आप डील करते हैं तो ज्यादा बेटर प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने प्रोडक्शन के या परचेजिंग आपने बल्क में परचेज कर लोगे तो सस्ता मिलेगा। मैनेजरियल भी है, कुछ फाइनेंशियल है, भाई कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस, कुछ मार्केटिंग एडवांटेजेस, भाई आपने बहुत बढ़िया मार्केटिंग कर दी तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिल जाता है। तो ये सारे कुछ ये कुछ हमारे ये जो है ये स्केल के इंडिकेटर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि इफ यू ऑपरेट ऑन अ पर्टिकुलर स्केल तो आपको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैं। अब जैसे इसमें ये पूछ सकता है कि ये जो है कहां गया, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है ये कॉग्निटिव होती है और दे आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो जब साइज इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस हो जाती है ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग। भाई आपने मैनेजर तो रखना ही रखना है, आप चाहे छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाता है तो भी उसको थोड़े से कम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा करके आप उसको मैनेज कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आपने छोटे लेवल पे कर रहे हो तो कोई रखोगे ही नहीं बंदा, ठीक है ना, तो आपको एक सुपरवाइजर तो रखना ही पड़ेगा फैक्ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्शन दुगनी होगी तो 2 सुपरवाइजर कोई जरूरी होंगे। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। फिर ग्रोथ इकोनॉमिक्स है, ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर्व, कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ये शेयर कर दिया है। ये थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें समझनी जरूरी होती हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा इसमें, ठीक है जी। अब स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ रही है सर। अब ये इकोनॉमी वाली नजर आ रही है, दूसरी वाली बदल दी ना मैंने पहले से।
ये नई वाली नजर आ रही ना आपको? जी। ठीक है, ओके। तो अब ये इकोनॉमी क्या है? ये जो इंडिया की इकोनॉमी है ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है भाई। कोई भी इकोनॉमी डेवलप्ड हो सकती है, डेवलपिंग हो सकती है, अंडर डेवलप्ड हो सकती है, ठीक है। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ठीक है। अब ये जो है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये मॉनेटरी मेजर है। अब तो मार्केट वैल्यू भाई ऐसा है, किसी भी चीज को अगर हमें कोई स्टडी करना है या कहीं पर बताना है तो हमें उसको मेजर करना पड़ेगा ना। तो इट मीन्स ए मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई ये जीडीपी है तो कैसे, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला वगैरह हम बता देंगे आपको, तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब ये जो जीडीपी निकलता है, इसके लिए 3 अप्रोचेस रहती है। एक तो रहती है प्रोडक्शन अप्रोच, एक रहती है एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक रहती है इनकम अप्रोच, ठीक है। तो प्रोडक्शन अप्रोच में क्या करता है, जो आउटपुट है सबकी उसको टोटल कर लेता है। एक्सपेंडिचर में कहता है कि भाई जो भी बना रहे हो आप, वो कम से कम किसी ने तो खर्च किया ही होगा ना। तो ये जो है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको जोड़ लो, वो एक्सपेंडिचर अप्रोच है। फिर इनकम अप्रोच क्या कहती है, कि ये कहती है कि भाई 2 तरह की इनकम होती है, एक तो होती है प्रोडक्टिव और एक होती है अनप्रोडक्टिव, ठीक है। जो जैसे हमने वो ट्रांसफर पेमेंट्स पढ़ी थी, तो ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आता है कि मान लीजिए पेंशन इनकम किसी को मिल रही है, किसी को कोई ग्रांट मिल रही है, तो वो इनकम में पार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही किसी की इनकम है, उसने उसको दी है। तो इनकम अप्रोच में क्या वो कहता है कि जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं उनकी इनकम को मान लो, प्रोड्यूसर जो, ठीक है ना। तो ये है, ये 3 तरह की अप्रोचेस। तो अब जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या करना है, एक तो ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करना है। ट्रांसफर पेमेंट्स में कौन सी आ रही है, वही पेंशन इनकम, ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह। सेकेंड हैंड गुड्स, आपने सेकेंड हैंड गुड्स कोई खरीदे तो उसको एक्सक्लूड कर दो। कोई इंटरमीडिएट गुड्स, आपने पहले क्लॉथ बनाया फिर शर्ट बनाई, तो आपको पूरा इंटरमीडिएट की कॉस्ट हटा दो उसमें से, क्योंकि दोबारा अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। आपने कपड़े की कीमत अलग से जोड़ ली, फिर शर्ट की कीमत अलग से जोड़ ली, तो ये चीज। अब नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो नेशनल इनकम में क्या आता है, ये कंट्री वाइज होती है, ठीक है। और नेशनल इनकम ये 3 तरीके से मेजर की जाती है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नेट आउटपुट इन अ ईयर। तो मतलब नेट में क्या है कि आप ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, वो नेट हो गया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें ये दोनों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज डिराइव्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम नो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और जो डोमेस्टिक इनकम है, इट इंक्लूड्स डिविडेंड्स, सैलरीज एंड वेजेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ये डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, इनकम अप्रोच होगी। पर कैपिटल इनकम कैन बी डिराइव्ड बाय नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम अगर आपने करनी है, कैपिटा होना चाहिए, कैपिटल लिख दिया गलती से, तो पर कैपिटा इनकम कैन बी डिराइव्ड बाय नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एनालिसिस ऑफ एनी सिंगल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, इट डील्स विद एनालिसिस ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीड टुगेदर, ठीक है। अब ये 3-4 किताबें हैं मेजर, कई बार पूछ सकते हैं। तो ये एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, और ये लायनल रॉबिन्स ने कौन सी बुक लिखी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने, और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट डिस्कस किए, ये भी है। कि जैसे जो एडम स्मिथ है उसने वेल्थ एस्पेक्ट को डिस्कस किया कि भाई जो कमोडिटीज है वो स्कार्स है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो रिसोर्सेज का। अब लॉयनल रॉबिन्स ने क्या किया, लॉयनल रॉबिन्स ने ये स्कैरसिटी एंड चॉइस एस्पेक्ट पर जोर दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने जोर दिया वेलफेयर एस्पेक्ट पर, और जो पॉल समिल्सन थे उन्होंने जोर दिया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एस्पेक्ट पर। ये बेसिक फिलोसफीज है जिस पर वेरियस इकोनॉमिस्ट ने, ये बेसिकली बुक्स भी नहीं है, ये तो एकदम से सोचिए कि कंप्लीट रिसर्च वर्क है कि जो ये इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक फिर इसमें बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये जो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगोन है इन ऑर्डर टू हैव समथिंग एल्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अगर नौकरी करता तो कितने पैसे कमा लेता, तो वो जो डिफरेंस है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आइए उसके बाद में आ गया
ठीक है जी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्री मार्केट होती है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है मिनिमम होता है। फिर एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये साइंटिफिक इश्यूज और क्वेश्चंस के साथ डील करती है। नॉर्मेटिव क्या है, नॉर्मेटिव डील करती है एथिकल इश्यूज के साथ, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जो कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, एक तो प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक मतलब वहां की जो आप समझिए कि जो वहां की पॉपुलेशन है उसके हिसाब, वहां कैसा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। मान लीजिए आपने बहुत लग्जरी गुड्स की दुकान खोल दी किसी ऐसे स्लम एरिया में, तो हो सकता है वहां ज्यादा ना चल पाए। तो और पर्टिकुलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात है, आप साउथ इंडिया में डिफरेंट टेस्ट की दुकान खोलेंगे, नॉर्थ इंडिया में अलग खोलेंगे, तो वो डिपेंड, और प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्राइस क्या है। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। अगर प्राइस कम होगा तो नेचुरली डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे इनकम, कंज्यूमर की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर उसके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है तो डिमांड ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी, ठीक। फिर ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो ये कहता है कि भाई जो स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी जैसे बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के पास कम हो जाती है। आपने एक लड्डू खा लिया, बहुत मजा आया, दूसरा खा लिया ठीक लगा, तीसरा खा लिया यार छोड़ यार रहने, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो इंक्रीमेंटल यूटिलिटी है ऑफ ईच यूनिट वो कम होती जा रही है। ऐसे लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स दैट इन नॉर्मल सिचुएशंस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड फॉल्स व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या डिस्क्राइब करता है कि जो नॉर्मल सिचुएशन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है, एक मिनट, कहां पर था मैं, ये the law of demand describes that in normal situations quantity demanded of a good falls when its price increases and vice versa। भाई नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, और लॉ सप्लाई में उल्टा है, तो एक डिमांड कर्व बनता है, एक सप्लाई कर्व बनता है। सप्लाई में क्या है कि भाई जैसे प्राइस बढ़ेगा लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, वो और उसके प्रोड्यूसर बन जाएंगे यार। जैसे मास्क है, अब मास्क की डिमांड एकदम बढ़ी, ठीक है ना, तो मास्क की डिमांड बढ़ी तो और लोगों ने फटाफट प्रोड्यूस करने शुरू कर दी। तो ये सब चीजें, और ये सप्लाई कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना। एक तरफ आप प्राइस रखें, दूसरी तरफ आप जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो रखें, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा जो क्वांटिटी सप्लाइड है आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और यूटिलिटी जो है ये इसमें कार्डिनल अप्रोच भी है और ऑर्डिनल अप्रोच भी है। कार्डिनल अप्रोच ये है कि आप मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को, उसका यूनिट उन्होंने बनाया यूटिल, यूटीआईएल, ठीक है। और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है भाई यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते इन साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है। तो व्हेन ए कंज्यूमर बाइज अ गुड द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट वेरीज विद इट्स क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अब ये जो है वो ये कहता है कि जो यूटिलिटी है ये वेरी करती है क्वांटिटी के हिसाब से, एंड इट जनरेट्स द कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। भाई एक तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी उसके लिए, फिर एवरेज यूटिलिटी पर यूनिट कितनी होगी, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब हर एक यूनिट के साथ कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स व्हिच कंज्यूमर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट अल्टरनेटिव प्राइसेस। ये डिमांड कर्व क्या शो करता है, डिमांड कर्व ये शो करता है कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं वो कितने खरीदेंगे लोग एट डिफरेंट प्राइस, ये डिमांड कर्व। और सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है, सप्लाई कर्व ये इंडिकेट करता है कि कितने प्राइस पर कितनी सप्लाई होगी, ठीक है। डिमांड कर्व उल्टा चलता है, डिमांड कर्व में क्या प्राइस कम है तो ज्यादा डिमांड है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती जाएगी। तो ये एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, दोनों पतंगे चल रही है, तो दोनों जहां पर कटेंगी वो फिक्स हो जाएगा। हाँ ठीक है जी। तो ये जो यूटिलिटी मेजरमेंट है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ये यूटिलिटी मेजरमेंट बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स इज अ क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एज कार्डिनल यूटिलिटी। अब इसमें क्या है, ये कहते हैं कि क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है, तो ये कार्डिनल हो गई।
अगर मेजरेबल नहीं है तो हो गई ऑर्डिनल, ठीक है। तो इसको मेजर कैसे करना है कार्डिनल को, उन्होंने इसका यूनिट बना दिया यूटिल, ठीक है। 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, और वो कहता है कि यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर ये मेजर नहीं हो सकती, इफ इट इज नॉट क्वांटिटेबल, तो ऑर्डिनल हो गई, ठीक है। ए कंज्यूमर गुड्स फॉर विच डिमांड राइजेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस एंड द डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इज कॉल्ड एज गिवन गुड्स। भाई कुछ गुड्स ऐसे होते हैं उल्टा चलते हैं, जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, और अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड कम होगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार ये चीज सस्ती है ना तो बेकार होगी। अब वो शर्ट खरीदने जाते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसा है, कितने की है शर्ट, 100 रुपए की, या ये 100 रुपए में शर्ट दे रहा है, क्या दे रहा होगा, कबाड़ा ही होगा ये, है ना। और शर्ट आपको कहता है जी 3000 रुपए की है, तो बढ़िया ही होगी, अच्छी होगी। तो ये चीज है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ज्यादातर। तो मेरी खुद की ये थिंकिंग है कि ज्यादातर जो है, जो बढ़िया चीज होती है महंगी होती है, मतलब अच्छी बड़ी जो महंगी है चीज वो अच्छी होती है। अब पता नहीं वाकई अच्छी होती है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये बात है। The function relationship between input and output is known as production function. ये जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में, इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, ये एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड ए फर्म व्हिच प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ऑफ व्हिच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, इसको कहते हैं मोनोपोली। और जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे एथनिक वियर वाले होते हैं, तो एथनिक वियर वाले बताते हैं भाई ये गुजराती सूट है, ठीक है ना, तो कपड़े वही होते हैं लेकिन उसमें वो थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोपोली, क्योंकि वैसा चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं जल्दी से। वो ये कह देगा जी ये लाख की चूड़ियां हैं, कि जी ये गुजराती सूट है, ये जो बीकानेर की नमकीन है, इस तरह से। अब ये तो हो गया हमारा इकोनॉमी के बारे में। अब इसके बाद जो है एक इनमें चार्ट है जो लास्ट में बना रखा है, इसको और देख लेते हैं। ये अब ये एक तो है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पहला ये है कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज क्वांटिटी इन डिमांड ऑब्लिक सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन सम अदर फैक्टर लाइक प्राइस और इनकम। भाई ये कहता है, जैसे भाई देखो कहता है डिमांड बढ़ती है या घटती है, तो इसका मतलब इलास्टिक है, इलास्टिक है ना, बढ़ घट सकती है। ऐसे ही सप्लाई भी इलास्टिक है। तो अब ये किस किस रेशो में बढ़ती है या कैसे कैसे मेजर, इलास्टिसिटी को अगर हमें कंप्यूट करना हो तो कैसे करेंगे। ये जो रेशो है परसेंटेज चेंज, जो क्वांटिटी डिमांड या सप्लाइड की और अगर प्राइस या इनकम के रेशो में अगर ये जब चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो कब होगी कि परफेक्टली इलास्टिक है, बस जितना मर्जी उसको तोड़ मरोड़ लो, ठीक है। वो कहता है कि जब वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इनफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो परफेक्टली इलास्टिक है। फिर एक परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब प्राइस आप चेंज करते रहो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई दूध है, दूध लेना ही है, मदर डेयरी का दूध है, 2 रुपए महंगा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सब लोग लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बेसिकली जो इनइलास्टिक डिमांड है बेसिकली नेसेसिटीज की होती है, कि नेसेसिटीज के केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं भाई आप अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक ऑप्शनल होती है, भाई आप चाहोगे ले लोगे, नहीं चाहोगे नहीं लोगे, ये चीज, ठीक है। दूसरा है इसमें दूसरी बात है कि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड में क्या है, ये रिलेटिव है, देखो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है ना परफेक्टली इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है ना। तो आपने प्राइस थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा चेंज हो गई क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई। रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपने प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज कर दिया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। अब मान लो आपको 3 किलो दूध लेना है, तो ऐसा तो नहीं कि आप 10 किलो दूध लेना शुरू कर दोगे, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना, जितना आपने प्राइस में चेंज किया उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड में चेंज होगा। तो ये है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो ये कहता है कि भाई इस तरह से पूछ लेगा
जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर है वो एक कॉलम में लिख देगा और नीचे वाले कॉलम में ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये इसमें ऑप्शन में से आंसर देना होगा कि वो चेंज के ऊपर है आपका, कि भाई आपको 2 चीजें देखनी है। एक तो ये 2 डिटर्मिनेंट हो गए, ठीक है, एक तो प्राइस हो गया, दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है कि हिसाब से ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। आगे देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट्स को। जहां तक इसकी बात है ना फार्मूले वगैरह की, तो फार्मूले तो आपको बुक में से मिल जाएंगे, वहां से आप याद कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। मैं ज्यादातर आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कई बार हो सकता है आपको बुक में ना मिले। तो उससे क्या है कि आपका ना थोड़ा सा, एक तो ये मैंने देखा है कि थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहता है एग्जाम में। सरप्राइज एलिमेंट इन द सेंस एग्जामिनर वो चीज पूछना चाहता है जो ज्यादातर लोगों ने हो सकता है ना पढ़ी हो या कम सुनी हो। अब कहेगा ये सब बातें तो सब बता देंगे, कुछ ऐसा पूछो इनसे जो ना पढ़ा हो किसी, तो उसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। अब फाइनेंशियल मार्केट से हम क्या समझते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली मार्केट है भाई, फाइनेंशियल मार्केट है तो मार्केट है, लेकिन फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड। अब मार्केट में होता क्या है? मार्केट में दोनों चीजें भाई, एक तो कमोडिटी होती है, ठीक है ना। अब वो कमोडिटी आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब वो बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, क्या है, ट्रेडेबल है, अनट्रेडेबल है, ठीक है ना। अब मार्केट से कॉन्सेप्ट आएगी तो मार्केट का मतलब वो ट्रेडेबल ही चीज जाएगी वहां पर, ठीक है ना। उसके बाद में वहां पर मार्केट में क्या 3 चीजें होती हैं, एक होता है सप्लायर, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी 3 चीजें हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो सिक्योरिटीज होगी, ठीक है ना, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है, इंडिया में हो बाहर हो। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होगा? बेसिकली इन्वेस्टर होगा, ठीक है, जो उन चीजों को खरीदने के लिए जाएगा। और सप्लायर कौन होगा? सप्लायर वो होगा जो अपना कोई मान ली म्यूचुअल फंड है या कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है इसमें। तो इस तरह से ये 3 चीजें ही बेसिकली किसी भी मार्केट में होती हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में भी यही 3 चीजें होती हैं। तो इट इज अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड वैल्यू एट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई। देखो कोई भी चीज को आप जब स्टडी करते हो ना, तो आप ओवरऑल स्टडी करो, किताब को भूल जाओ, एक बारी आप अपना माइंड अप्लाई करो कि भाई इसमें क्या चीज हो सकती है, तो बहुत सारी बातें आपको खुद ही पता चल जाएंगी। अब मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट में है कि शॉर्ट टर्म फंड्स की मार्केट है। भाई मनी मार्केट में क्या है? मनी की मंडी लगी हुई है, वहां मनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स की मार्केट है जो कि डील करती है फाइनेंशियल एसेट्स में, हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। तो 1 साल तक के वहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स पड़े हुए हैं कि भैया जो लेना चाहो शॉर्ट टर्म फंड यहाँ अवेलेबल है, ये मनी मार्केट है, यहाँ से ले लो, ठीक है। अब ये जो इक्विटी शेयर्स है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है ना। जो कॉल मनी है, ये जो ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये मनी मार्केट है, ठीक है ना। क्योंकि इक्विटी शेयर्स तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ये है, कॉल मनी हो गई, ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये क्या होता है? ये कमर्शियल बैंक्स या जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये इशू करते हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में भी डिफाइंड एज ए मार्केट डीलिंग इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इन चीजों में डील करती है, मीडियम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी में डील करती है कैपिटल मार्केट। फिर इसके अलावा क्या है कि 2 मार्केट आ गई इसमें, एक तो प्राइमरी मार्केट हो गई, एक सेकेंडरी मार्केट हो गई। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि भाई जो इनिशियल ऑफर हुई थी ये सेकंड हैंड है, समझ लो सेकंड हैंड कार, ठीक है। भाई एक कार तो आप शोरूम से लेके आते हो, दूसरी कार आप मार्केट में खरीद लेते हो। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट मतलब यूज्ड मार्केट, ठीक है, जो यूज्ड सिक्योरिटीज है उनकी मार्केट है। इनिशियली ऑफर हुई थी पब्लिक को, ठीक है, या लिस्ट हुई थी, बाद में अब ये मार्केट में चल रही है। फिर कमर्शियल पेपर क्या है? ये कमर्शियल पेपर भी कंपनीज इशू करती है। फिर एक स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट, ठीक है, इमीडिएट डिलीवरी होगी, इमीडिएट पेमेंट होगी। फिर फॉरवर्ड मार्केट क्या है? फॉरवर्ड में नेचुरली फ्यूचर होगा, डिलीवरी और पेमेंट। फिर पुट ऑप्शन क्या है? पुट ऑप्शन में क्या है कि राइट देता है इसमें, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू द ओनर टू सेल ए सिक्योरिटी टू द राइटर ऑफ द ऑप्शन एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस बिफोर ए सर्टेन डेट।
तो पुट ऑप्शन में क्या होता है कि एक ऑप्शन आदमी खरीद लेता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, टू सेल ए सिक्योरिटी टू द राइट। भाई वो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बेच सकता है उस सिक्योरिटी को, ठीक है, टू द राइटर एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस बिफोर ए सर्टेन डेट, ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कॉल ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन में ये है कि राइट है ये लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है टू द बायर टू परचेज ए सिक्योरिटी, ठीक है। कॉल का मतलब ऐसा है कि भैया मेरे पास ऑप्शन आ गई, मैं चाहूं तो खरीद लूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं टू परचेज ए सिक्योरिटी। और पुट में क्या है, टू सेल ए सिक्योरिटी, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स आर सिक्योरिटीज डिफाइंड, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है उसमें डिफाइंड है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिक्योरिटी, ये जो डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव वो ये है कि कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट है या शेयर है या लोन है और उसमें से जो डिराइव हुआ, उसमें से जो सिक्योरिटी निकली, उसको कहते हैं हम डेरिवेटिव। आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में क्या है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन ए स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन सेटलमेंट होगी एक स्पेसिफिक डेट को फ्यूचर। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट ए सर्टेन प्राइस, ठीक है। तो अब बिड आस्क स्प्रेड्स इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बेबी बॉन्ड, बेबी बॉन्ड क्या है, इट्स अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ लेस देन 1000, यूजुअली मतलब छोटा बॉन्ड, बेबी मतलब छोटा, ठीक है ना। तो ये जैसे बॉन्ड्स है, तो डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में ज्यादातर पूछ लेते हैं। अब पूछते हैं भाई बेबी बॉन्ड क्या है, तो बेबी बॉन्ड ये है कि स्मॉलर डिनोमिनेशन का होता है, यूजुअली $100 की डिनोमिनेशन का होगा, ठीक है। फिर कैरिंग फॉरवर्ड क्या है, जैसे सेटलमेंट पीरियड होता है, भाई जैसे ये बदला होना चाहिए, बाल लिख दिया है, बदला हुआ है यहाँ। तो कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर विदाउट इफेक्टिव डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद भाई कई बार क्या होता है कि कई बार कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर देते हैं आपको एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी। उसके बाद में जो बैलेंस फंड्स हैं, बैलेंस फंड्स आर फंड्स व्हिच एम टू प्रोवाइड बोथ ग्रोथ एंड रेगुलर इनकम। ऐसा होता है, तीन तरह के फंड होते हैं। एक तो ज्यादातर जैसे इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं, तो इक्विटी में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होती है। फिर कुछ डेट फंड्स होते हैं, डेट फंड में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा लेकिन ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी उसमें, क्योंकि तो वो आपको फिक्स्ड जो डिबेंचर के नेचर का होगा। जो इक्विटी फंड होगा वो नॉर्मली जो है वो इक्विटी शेयर के नेचर का होगा। सिर्फ फर्क यही है कि इक्विटी शेयर में आप खुद इन्वेस्ट करते हैं या डिबेंचर में आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो फंड है, फंड में आपके ब्याह पर दूसरा इन्वेस्ट करता है। वो आपसे एक मैंडेट ले लेता है कि भाई मेरे पैसे जो है आप इक्विटी में लगा देना या डेट में लगा देना या इस पर्टिकुलर सेक्टर में लगा देना, या कहीं कहते हैं भाई बैलेंस में लगा दो। तो उसमें क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी, आपका ग्रोथ भी हो जाएगा और रेगुलर इनकम भी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, ये इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। सुनील जी आपका ऑडियो ऑन है, चलिए। हेलो हेलो, हाँ जी जी, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद में शेड्यूल्ड बैंक करेंगे, आगे चलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक ये टर्म इसमें आती है ब्लू स्काई। तो ब्लू स्काई में क्या है कि लॉज पास्ड बाय द स्टेट्स इन द यूएस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इनको कहते हैं ब्लू स्काई। और बुक बिल्डिंग क्या है, बुक बिल्डिंग हमने शेयर्स में भी पढ़ा था कि बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि वो ना आपको प्राइस बैंड दे देते हैं। तो डिमांड जो है प्रपोज टू बी इशूड बाय एलिसिटेड एंड बिल्ट अप एंड द प्राइस फॉर सच सिक्योरिटीज असेस्ड। तो आपको एक ब्रॉड रेंज दे देते हैं कि वैसे 20% से ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता उसमें। तो बुक बिल्डिंग में ये करते हैं कि डिमांड जो है वो असेस करते हैं, ठीक है ना, और प्राइस असेस करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटम ऑफ सच सिक्योरिटीज टू बी इशूड बाय मींस ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये बुक और बकेटिंग में क्या होता है
बकेटिंग में ये होता है कि इट इज वेर इन अटेम्प्ट इज मेड टू मेक अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करता है इसमें, ब्रोकर कंफर्म कर देता है ऑर्डर को, ठीक है ना, एक्सिक्यूट नहीं करा ब्रोकर ने, उसने सिर्फ जो है वो बता दिया उसको, उसने कह दिया भाई मेरे शेयर खरीद लेना, उसने शेयर एक्चुअली खरीदे नहीं, सिर्फ उसने कंफर्म कर दिया हाँ जी ले लिया आपके, ठीक है ना। तो और उस हिसाब से उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अगर कुछ कमा लिया तो वो बकेटिंग किसी को। फिर बटर सप्लाई स्प्रेड क्या है, बटर सप्लाई स्प्रेड जो है ये एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है इन्वॉल्विंग द साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये ऑप्शन, ये भाई ऑप्शन आपने दोनों तरह की ऑप्शन खरीद ली, तो सेल वाली भी खरीद ली और परचेज वाली भी, तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्प्रेड, मतलब दोनों तरफ आपने पैर फैला रखे। तो ये बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन स्टर्लिंग बट इशूड बाय नॉन ब्रिटिश बोरोवर इज नोन एज बुलडॉग बॉन्ड। कई नाम पूछ लेते हैं, तो बुलडॉग बॉन्ड क्या है, तो बुलडॉग बॉन्ड है बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, बट इशूड बाय नॉन ब्रिटिश बोरोवर, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बुलडॉग। And to buy on margin means to buy shares with money borrowed from the stockbroker who maintains a margin account for the customer. तो ये इसको कहते हैं to buy on margin। ये डिफरेंट concepts हैं, ये थोड़ा सा हमें समझनी है, इनके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज एन इकोनॉमिक थ्योरी that describes the relationship between risk and expected return and serves as a model for the pricing of risky securities। तो ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है। ये क्या करती है, ये बताती है भैया जैसे रिस्क आपका बढ़ेगा तो आपकी रिटर्न बढ़ेगी, जैसे रिस्क कम होगा आपकी रेट ये जो रिटर्न भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इट सर्व्स एज ए मॉडल फॉर प्राइसिंग ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर चाइनीज वॉल्स क्या है, चाइनीज वॉल्स आर आर्टिफिशियल बैरियर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सेट अप इन ए लार्ज फर्म टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम चाइनीज वॉल्स। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट तो हम सबको पता ही है, जो ब्रोकर जो नोट इशू करता है उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। उसमें सारी डिटेल देती होती है भाई किस डेट को खरीदा, किस टाइम पे खरीदा, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। कन्वर्जन रेशो क्या है, कन्वर्जन रेशो ये है कि इट इज द नैरोइंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कन्वर्जन रेशो है, ठीक है। फिर डब्बा ट्रेडिंग क्या है, डब्बा ट्रेडिंग में कई लोग अरेस्ट भी होते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी एक्टिविटी जो है रिगार्डिंग सिक्योरिटीज आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज तो परमिटेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, तो ये है, इट इज इलीगल वैसे। तो डीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सिक्योरिटीज होल्डिंग्स इन फिजिकल फॉर्म टू दोज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डीमेटेरियलाइजेशन क्या है भाई, डीमेटेरियलाइजेशन में एक डिपॉजिटरी होता है, तो डिपॉजिटरी के पास वो सारे जो है सिक्योरिटीज अब जो फिजिकल फॉर्म में है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, आपको चेक बुक जैसी एक बुक टाइप दे देता है, उसके बेसिस पे आप साइन करके और अपने सिक्योरिटीज को चेंज करा सकते हो, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी डेराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो ये भाई एक तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट होता है, मान लो आपका डिवेंचर है, शेयर है, लोन है, ठीक है। अब उसके बेस पर कोई सिक्योरिटी बना दी तो वो हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब निकला हुआ, उससे निकलता है जो चीज। फिर डच ऑक्शन क्या है, डच ऑक्शन में ये है कि ये वन ऑफ सेवरल सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑक्शंस फॉर बाइंग और सेलिंग गुड्स। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्शनियर है ना वो एक हाई आस्किंग प्राइस के हिसाब से चलता है और फिर उसको नीचे करता रहता है until some participant accepts the price or it reaches a predetermined reserve price, ठीक है। तो वो हाई प्राइस से कम करता रहता है, ठीक है, वो रिजर्व प्राइस से भी ऊपर बोलता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो जिसपे किसी ने पकड़ लिया वो वहां पर जो है वो इसको डक ऑक्शन कहते हैं। नहीं तो उल्टा चलता है, नहीं तो ये होता है ना बढ़ता है प्राइस तो ऑक्शन में, इसमें कम होता है। उसके बाद जो यूरोपियन ऑप्शन क्या है, यूरोपियन ऑप्शन इज अ पुट और कॉल दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन इट्स एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। नॉर्मली तो ऑप्शन जो है वो पहले एक्सरसाइज हो जाती है, ये जो है ये एक्सरसाइज हो सकती है ओनली ऑन इट्स एक्सपायरी डेट, ठीक है। फिर फायरवॉल क्या है, जैसे चाइनीज वॉल थी, तो फायरवॉल है इट्स अ बैरियर डिजाइन टू प्रिवेंट लॉसेस और रिस्क टेकन इन वन पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वीकनिंग अदर पार्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये फायरवॉल इन्होंने कर दी कि भैया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लो म्यूचुअल फंड है, सारी चीजें एक में ही लगा दी, ठीक है ना। तो वो भी अपना स्प्रेड रखते हैं कि भाई कुछ यहाँ पर लगा दो, कुछ यहाँ तक लगा दो, कुछ हाई रिस्क वालों को दे दो, ठीक है। मान लो उनका इन्होंने क्या करना है, इन्होंने तो लोन देना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, तो ये क्या करते हैं कि भाई कुछ पार्ट तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दो, कुछ बिजनेसमैन को दे दो, इस तरह से करते हैं। ऐसे जो डिपॉजिट्स हैं
वो भी अलग अलग सेक्टर से आप ले लो, मतलब कुछ हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर दो, कुछ लो रिस्क में, ताकि रिस्क जो है स्प्रेड हो जाए। तो इसमें हो गया ये फायरवॉल। और फ्लो प्राइस क्या है? फ्लोर प्राइस होता है मिनिमम ऑफर प्राइस बिलो विच बिड्स कैन बी एंटर, ठीक है। तो इससे कम पे जो है बिड आप ले नहीं सकते, ये फ्लोर प्राइस होता है। तो और ये फ्लोर प्राइस जो है आपका, जो आपका फेस वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फेस वैल्यू से कम होगा तो डिस्काउंट माना जाएगा। फिर ग्रीन इशू ऑप्शन क्या है? ये हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है, जब कैपिटल हमने ये जो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, वहां पर भी पढ़ा था। अब ग्रीन इशू ऑप्शन में ये होता है कि इट इज एन ऑप्शन ऑफ एलोकेटिंग शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द शेयर्स इंक्लूडेड इन द पब्लिक इशू। अब वो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम जो है जो शेयर्स है ना, उससे इन एक्सेस ऑफ द शेयर्स इंक्लूडेड इन द पब्लिक इशू एंड ऑपरेट, वो कहते हैं कि भैया इस प्राइस पर ये लिस्ट होगा शेयर, ठीक है। अगर उस प्राइस से कम पर लिस्ट होगा तो हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो विच इज ग्रांटेड फॉर ए कंपनी टू बी एक्सरसाइज थ्रू ए स्टेबलाइजिंग, तो वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके थ्रू ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाती है। तो ग्रीन इशू ऑप्शन में बेसिकली ये रहता है कि इन्वेस्टर को ये श्योरिटी रहती है कि जब वो प्राइस लिस्ट होगा तो ऐसा नहीं कि वो जो इशू प्राइस है उससे कम पर लिस्ट हो जाए। वो कहता है भाई 6 महीने के अंदर अंदर अगर कम प्राइस हो गया ना तो हमें दे देना वापस, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हार्फिनडेल, ये क्या, HH इंडेक्स इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मार्केट शेयर्स ऑफ कंपनीज इन एनी गिवन इंडस्ट्री। तो ये सम है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मार्केट शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इट इज अ मेजर ऑफ इंडस्ट्री कंसंट्रेशन एंड इज मोर सेंसिटिव टू द इफेक्ट्स ऑफ मर्जर्स देन सिंपल मार्केट शेयर। तो ये एक इंडेक्स है जिससे वो जज करते हैं कि जो मार्केट शेयर है कंपनी का इन ए गिवन इंडस्ट्री कितना है। जंक बॉन्ड क्या है? जंक बॉन्ड है हाई यील्ड बॉन्ड इशूड बाय लो रेटेड कंपनीज, ठीक है। कंपनी की रेटिंग लो है लेकिन वो हाई यील्ड बॉन्ड इशू कर रही है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है या रेट ऑफ जो रिटर्न ऑफर कर रही है वो ज्यादा कर रही है, वो जंक बॉन्ड, ठीक है। तो एक ये अपना आईसिन क्या है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है allotted for each security in the depository system by SEBI is called ICIN, International Securities Identification Number। तो मुंबई, ये जैसे लाइबोर हमने पढ़ा है, ठीक है ना, तो ऐसे ही माइबोर है। तो माइबोर है मुंबई इंटरबैंक बिड एंड ऑफर रेट्स आर कॉल्ड माइबोर, ठीक है। ऐसे वो लाइबोर क्या है? वो लंदन है। तो एन ऑप्शन दैट इज रिटन विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी और ऑप्शन पोजीशन एज प्रोटेक्शन इन सेलर अकाउंट इज नोन एज नेकेड ऑप्शन। तो नेकेड ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी नहीं होती, ऑप्शन दे दी लेकिन उसके पीछे है कुछ नहीं, ठीक है ना, तो कोई उसकी प्रोटेक्शन है नहीं, तो वो नेकेड ऑप्शन। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व काउंट नहीं होते। रिड्यूस्ड बाय द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट। तो ये नेटवर्थ है, ये हमें पता ही है। अब रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो इज द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज with an agreement to sell them at a higher price at a specific future date. तो reverse repo है purchase of securities with an agreement to resell them at a higher price at a specific future date. आगे देखते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ये कैपिटल मार्केट में टर्म चलती है। तो प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड विद द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। फिर स्वैप क्या है? स्वैप जो है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है ना। भाई क्या होता है, जो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पेमेंट है ओवर टाइम, वो प्री डिटरमिन्ड रूल के हिसाब से कर देता है। भाई एक कंपनी जापानीज कंपनी है, दूसरी यूएस है, तो वो ये देखेंगे कि भैया ये अब जो जापानीज येन है या यूएस डॉलर है उसका रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उसमें ये स्वैपिंग करते हैं। तो स्वैप में क्या है कि ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो जो आज की वो लेकिन वो करते हैं कि उन पहले से ही अपना रूल बना लेते हैं कि भैया हम इस तरह से इसको करेंगे। तो ये हो गया स्वैप। फिर स्वेट इक्विटी क्या है? स्वेट इक्विटी है इशूड शेयर्स बाय द कंपनी टू एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स, ठीक है। भाई उन्होंने कंपनी के लिए काम किया है तो नेचुरली उनको स्वेट इक्विटी इशू करते हैं। फिर स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट जो है ये डेडिकेटेड कंप्यूटर नेटवर्क है टू सपोर्ट फंड्स ट्रांसफर मैसेज इंटरनेशनली बिटवीन मेंबर्स बैंक्स वर्ल्ड। ये जब नीरव मोदी वाला केस आया था तब ये स्विफ्ट बहुत ज्यादा चला था कि भाई तब लोगों को पता चला स्विफ्ट होता क्या है। वो सिस्टमेटिक रिस्क जो क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क है दैट अफेक्ट्स द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट और सिस्टम एंड नॉट जस्ट स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स। तो ये सभी को अक्रॉस द पार्टिसिपेशन सबको इफेक्ट करता है सिस्टमेटिक। और ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म बेयर डिस्काउंट सिक्योरिटी issued by governments
एज ए मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इशू करती है। ट्रेजरी मतलब ट्रेजरी से वर्ड ही इंप्लाई करता है गवर्नमेंट जैसे। फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है एंटिसिपेटेड ऑन द बॉन्ड if it is held until the maturity date is called yield to maturity, and a bond that pays no interest while the investor holds it is called zero coupon। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद में ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये क्या हुआ, अच्छा और ये फिर है फोरेंसिक ऑडिट। तो ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा फोरेंसिक ऑडिट कर देते हैं और कल आप कर लीजिएगा उसको, कल करेंगे वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको आराम से पढ़ना जरूरी है, ये तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाएगा। अब देखिए जो आईबीसी है, जैसे हम लोग आईबीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्ट फोरेंसिक ऑडिट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर ट्रांजैक्शन ऑडिट है। और ट्रांजैक्शन ऑडिट कोई भी ऑडिटर कर, कोई भी सीए कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने कोई फोरेंसिक का डिप्लोमा किया हो, कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी मतलब सीए कर सकता है फोरेंसिक ऑडिट। ये टर्म बस फोरेंसिक इसीलिए है कि यहाँ पर टर्म दी हुई है, अदरवाइज जो है वो वहां पर जो आईबीसी में टर्म यूज हो रही है वो ट्रांजैक्शन ऑडिट यूज। और ट्रांजैक्शन ऑडिट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई उन्होंने एक पार्ट कॉन्सेप्ट दिया है रिलेटेड पार्टी की, कि भाई अगर रिलेटेड पार्टी है तो उसके साथ 2 साल पीछे तक आप जा सकते हो, 2 साल की ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर सकते हो। और कोई अनरिलेटेड पार्टी है तो उसके साथ 1 साल, और अगर कोई फ्रॉड है तो कितना भी पीछे जा सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। तो जब आप जो भी कुछ आप समझते हो कि भाई ये गड़बड़ है तो आपको एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये जो भी लोग भी आईबीसी का काम करते हैं उनके पास इंक्वायरीज आती है, भाई ये 2 साल का इसका ट्रांजैक्शन ऑडिट करना है तो इसकी कितनी फीस लगेगा, इस तरह से। अब ये पर्पस ऑफ फोरेंसिक इसका देखिए बेसिकली क्या है, जैसे हम ऑडिट में पढ़ते हैं कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, यहाँ पर फोरेंसिक ऑडिटर इज अ ब्लड हाउंड। ठीक है, फोरेंसिक मतलब उसको आप जैसे फोरेंसिक जांच नहीं होती, फोरेंसिक जांच में क्या होता है, जब हम देखते हैं फोरेंसिक कोई मर्डर हो गया तो वहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं, सीआईडी वगैरह हम सीरियल भी देखते होंगे, कोई लेंस लेके इधर काम कर रहा है, कोई कैमरा ले रहा है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो है फोरेंसिक जांच करते हैं। वो देखते क्या है, बेसिकली ये देखते हैं भाई कहीं फ्रॉड हुआ तो ये पैसा गया कहाँ। भाई नेचुरली कंपनी में तो आया था, कंपनी से जब चला गया, भाई कंपनी में पहले पैसे आए थे अब वो चले गए, तो चले कहाँ गए, प्रमोटर ने क्या दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, किसी के परचेज बिल फर्जी ले आया, माल लिया ही नहीं उससे, उसको पेमेंट दिखा दी। भाई किसी ना किसी पैसे देगा ना किसी को, किसी ना किसी तरीके से, या तो कोई एसेट ट्रांसफर करेगा या कोई चीज परचेज करेगा उसके बदले में पेमेंट करेगा, ठीक है ना, पेमेंट के थ्रू ही हो सकता है ना। तो वो पेमेंट पे ज्यादा कंट्रोल देखते हैं, या विड्रॉल हुआ या आपने रिमनरेशन दी तो रिमनरेशन के लिए वो कैपेबल थे डायरेक्टर्स या नहीं थे, या अपने रिश्तेदार भर्ती कर रखे थे। तो ये सारी चीजें वो फोरेंसिक ऑडिट में वो ट्रेल देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि भैया इसका फेसबुक अकाउंट देखो, ये तो दुबई गया था अपनी बीवी बच्चों के साथ और वो बिल यहाँ डाल रखा है, दिखा रहा है मैंने कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस की थी, है नहीं। तो बहुत सारी चीजें वो फोरेंसिक एंगल जो है वो ईमेल को भी आपकी स्कैन करते हैं, आपके जो प्रोफाइल है चाहे फेसबुक पे हो चाहे लिंक्डइन पे हो चाहे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो, वो सब चीजों को एनालाइज करते हैं। तो उस क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि भाई इस चीज को पकड़ना है कैसे ना कैसे, तो ये पर्पज रहता है बेसिकली। और फिर क्या है कि इसको कोर्ट में एज एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सके। तो अगर कोर्ट में एविडेंस ही नहीं प्रोड्यूस कर सके तो किसी के बारे में कोई कुछ भी कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और फिर इवेल्युएशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ताकि उसको कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। कोर्ट मतलब कोई भी, चाहे एनसीएलटी हो या कोर्ट। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि जो फ्रॉड है या जो थेफ्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। इसमें डिटेक्टिव के स्किल्स चाहिए, ठीक है ना, और फाइनेंशियल एक्विटी चाहिए, एक्यूमेंट चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव वही है, जैसे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर है, तो इसमें क्या है, इसमें इन डेप्थ चेकिंग है। तो ये बेसिकली फ्रॉड देखता है, एनालाइज करता है पास्ट ट्रेंड को, फिर सब्सटैंटिव इंक्रीज एक्सपेंडिचर या डाइवर्जन ऑफ फंड्स को देखता है, ठीक है। एक तो इसमें ऑडिट आता है, इन्वेस्टिगेशन आता है, प्रोएक्टिव सर्च आती है फ्रॉड की, वो देखते हैं, ढूंढते हैं भाई कहाँ से हो सकता। उसके बाद में फोरेंसिक ऑडिट है ना, इट यूजेस नो सैंपलिंग, इट एनालाइजेस 100% डेटा। ये क्या करते हैं कि ना ये सारे 100% को एनालाइज करते हैं डेटा को, इसमें कोई सैंपलिंग नहीं करते। और पर्पस वही है
पर्पज यही है कि जो सीरियस जो फ्रॉड्स है उसको अनर्थ किया जा सके। अब जैसे बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हमारे कुछ प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो जैसे ये सीरियस, जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में फ्रॉड वाले केसेस आते हैं, तो ये जो एसएफआईओ है, एसएफआईओ वाले भी काम देते हैं सीएस को, वो भी एम्पेलमेंट करते हैं, क्योंकि वो जो सीए है वो समझ सकते हैं बैलेंस शीट से देख करके कि भाई ये पुरानी बैलेंस शीट ये इस बार की है, तो उस हिसाब से वो जो भी पेपर होते हैं, जो भी पेपर लगे होते हैं, उसके बेस पर वो करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि when the central government makes an investigation to the affairs of the company, अब या तो मान ली कोई रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मिल जाए या किसी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिल जाए या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए कि भाई कंपनी के अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, या इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो कई बार वो भी ऑडिट जो है अलॉट करते हैं। फिर इसमें ये भी है कि अगर अरेस्ट करना है तो इसमें अरेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, और कोई अगर गिल्टी है तो कम से कम 10 लाख रुपए का फाइन होगा या 1% ऑफ टर्नओवर, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। और अगर इम्प्रिजनमेंट होगी तो 6 महीने से कम और 10 साल तक हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है जितना जो है, कम से कम जितना अमाउंट का फ्रॉड है उतना, या 3 गुना भी हो सकता है। ये सब कुछ चीजें हैं। अगर मान लो पब्लिक इंटरेस्ट का है तो उसमें 3 साल हो सकते। इसमें क्या है, आपको ये चीजें ज्यादा याद रखनी है कि भाई 3 साल की सजा कहाँ है, 6 महीने की सजा कहाँ है, 10 लाख का फाइन कहाँ है, एक टर्नओवर का 1% है, 2% है। क्वेश्चन इसी पे आने हैं आपको, बाकी तो थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये 5-7 चीजें अगर आप याद रख लेंगे ना तो हो जाएगा। इसमें 1 नंबर का सवाल आना बस। तो वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व्स एन अमाउंट लेस देन 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर, ठीक है ना। और पब्लिक, भाई 3 चीजें वो देखते हैं। एक तो ये देखते हैं अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना, एक वो देखते हैं कि जो फ्रॉड है वो टर्नओवर का कितनी परसेंटेज बनती है, और तीसरी बात ये देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है। इसी के बेसिस पर आपकी जो है पनिशमेंट डिसाइड होती है। तो ये 3 फैक्टर है। ये आप देखोगे तो हमने इसको कंपनीज एक्ट में भी दे रखा है, ये कंपनीज एक्ट से ही आई है चीजें उठ के, ये कोई अलग से यहाँ नहीं दे रखी, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट में इसका स्पेशल चार्ट है, आप जो कंपनीज एक्ट वाली मेरी पीपीटी है वहां देखेंगे तो ये वहां हमने बताया था ये सब बात, ये 447 में कवर होता है कंपनीज एक्ट, ठीक है जी। और अगर ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस टू बिलीव, तो अगर वो कहता है कि भाई अगर ऑडिटर को लगता है कि 1 करोड़ या उसके ऊपर का कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा ऑडिटर। अगर लेस देन 1 करोड़ है तो वो क्या करेगा, ऑडिट कमेटी के सामने रखेगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड के सामने रखेगा। और फॉरेंसिक ऑडिटर जैसे मैंने बताया ब्लड हाउंड है, ही इज नॉट अ वॉच डॉग। फिर इसमें 3 तरह के फ्लैग होते हैं। एक तो रेड फ्लैग होता है। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि वार्निंग सिग्नल है कि भाई कोई खतरा है आगे। ग्रीन फ्लैग क्या है, ग्रीन फ्लैग का मतलब ये है कि फ्रॉड तो हो रहा है ना, लेकिन अलार्म बेल्स अभी एक्टिवेट नहीं हो रही। तो इट कुड बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल साइंस बट एपरेंटली हार्मलेस, ठीक है। मतलब बदमाशी तो कर रहा है कोई, लेकिन अभी उतना वो एपरेंटली हार्मलेस है, तो उससे लेकिन वो खबरदार हो जाते हैं उससे। अब ये जो पीएमएलए एक्ट आया है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो नेचुरली मनी लॉन्ड्रिंग को करना है और कॉन्फिस्केट करना है, सीज करना है प्रॉपर्टी को। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट है 3 साल से कम सजा नहीं होगी, 7 साल तक हो सकती है, और फाइन हो सकता है 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का, तो वहां पर जो है इसमें क्या है, ये इनको इंफॉर्मेशन देनी है। इन्होंने पीएमएलए ये कहता है कि भाई कोई भी कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ये इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो कैश ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन देनी है, भाई 10 लाख या उससे ज्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन हुई है कि भाई वैसे तो 10 साल से कम है, ठीक है ना, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है ना, जो आपस में कनेक्टेड है। भाई उसने क्या किया कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो 10 लाख से कम रखी, ठीक है ना, लेकिन सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी जो कनेक्टेड है आपस में। फिर ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का मेन काम क्या है, एक तो ये देखता है भाई कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स बनाता है, ठीक है ना, और फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को देखता है कि इनके पास बहुत सारी एजेंसी रिपोर्ट करती है, बैंक्स भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, और फिर ये एनालाइज करता है कि भाई ये कैश जो निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, ठीक है ना।
और ये जो नेशनल इंटेलिजेंस है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इनकम टैक्स में भी विंग है, इनकम टैक्स वाले भी इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर्स की हेल्प लेते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में, फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, ठीक है। मेन बात आपको वही ध्यान में रखनी है कि वो जो पनिशमेंट्स वगैरह क्या है। अब जहां तक इसकी बात है ये वैल्यूएशन की, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन को मेरे हिसाब से कल कर सकते हैं हम लोग, ताकि आराम से समझ लेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि आप उस जो हमारा ग्रुप है उस पर लिख भी दें कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई इकोनॉमिक्स में या इसमें फॉरेंसिक ऑडिट में, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, या अभी तक कोई भी चीज आपको लगता है कुछ डिस्कस करना है तो वो कर लेंगे, और ये वैल्यूएशन वाला भी कर लेंगे कल ये वाला, फिर जो है ना हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वो लास्ट वाला बचेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला, इसमें जो है ना एक पार्ट बचेगा कल। डॉक्यूमेंट्स में आपका ये बच जाएगा 6 नंबर का, ये जनरल अवेयरनेस वाला। जनरल अवेयरनेस आ गया। जनरल अवेयरनेस तो हो गया हमारा, मेरे ख्याल से ये वाला तो हो गया, ये तो हो गया ना हमारा कंप्लीट। एक तो ये है, ये रिकॉर्डिंग जब होती है ना तो ये बहुत सारी चीजों को